अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि वी ऑल नो कि ये जो मेम्ब्रेन हर एक सेल का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है जिसको हम टर्नओवर पीरियड कहते हैं। वी ऑल नो कि ओल्ड सेल्स जो है उनकी ब्रेकडाउन के बाद न्यू सेल्स बनते हैं, यानी आपके पास जो प्रीवियस सेल्स हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं न्यू सेल्स के साथ। तो अगर कोई सेल जो है वो डिग्रेड होता है या सेल का कोई स्पेसिफिक पोर्शन, फॉर एग्जांपल एक सेल है और उसके अंदर एक खास किस्म की ऑर्गेनेली है, वो ऑर्गेनेली ब्रेक हो रही है और उसकी जगह न्यू ऑर्गेनेली बन रही है। फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है, लाइसोसोम के अराउंड जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, किसी वजह से ये लाइसोसोम डिग्रेड हो गया, इसकी ब्रेकडाउन हो गई है। तो अब इसके अंदर जो लिपिड्स प्रेजेंट थे उन लिपिड्स की भी तो ब्रेकडाउन होगी ना, बिकॉज कंप्लीट लाइसिस का मतलब है कि आपका जो पूरे का पूरा एक कंपोजिशन है सेल का या ऑर्गेनेली का, वो सारा जो कंपार्टमेंट है उसकी ब्रेकडाउन है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब मेम्ब्रेन्स की ब्रेकडाउन होती है तो उस केस में ये जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं इनको ब्रेक करने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिग्रेडेशन ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की ब्रेकडाउन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो बच्चों ये चीज याद रखिएगा कि आप लोगों के ये जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं नॉर्मली इनको डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स जो है वो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब भी किसी ऑर्गेनेली की ब्रेकडाउन होना होती है तो उसके जो अपने कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए उसको लाइसोसोमल एंजाइम्स की जरूरत होती है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम्स ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक करते हैं, अभी मैं उस सिनेरियो में ब्रेकडाउन की बात कर रही हूँ जब सपोज आपका कोई सेल जो है उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया, उस सेल के हर एक कंपोनेंट में ब्रेक होना, चाहे उसमें कोई प्रोटीन्स हैं तो उनकी भी ब्रेकडाउन होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, उसमें अगर लिपिड्स हैं उनकी भी ब्रेकडाउन होगी, उस सेल के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स हैं उनकी भी ब्रेकडाउन होगी, कंप्लीट सेल की डिस्ट्रक्शन होगी। तो उस सेल के अराउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बैरियर है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बैरियर को ब्रेक करने के लिए जरूरी है कि उसमें जो ये हाईली ऑर्गेनाइज लिपिड्स हैं इनकी डिस्ट्रक्शन की जाए, बिकॉज अगर ये लिपिड्स ब्रेक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके सेल की जो वो बाउंड्री है वो भी क्या हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। तो लेट्स सी कि आपके जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं उनमें से किस लिपिड को ब्रेक करने के लिए कौन से एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड है और ये किस पोजीशन के ऊपर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो आपके जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, पहले तो आप लोगों को उनका स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें आपके पास एक सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरोल का। ठीक है, और ग्लिसरोल की जो फर्स्ट पोजीशन है इस फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक फैटी एसिड अटैच है। ठीक है, और इसकी सेकेंड पोजीशन पर भी एक फैटी एसिड अटैच है। एंड बिकॉज दीज आर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स तो थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ आगे कोई सा भी हेड ग्रुप अटैच हो सकता है। ठीक है, वो कोलिन इथानोलामीन जो भी होगा डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। सो दीज आर दी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अब अगर इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की ब्रेकडाउन हो रही है तो हर एक जो कार्बन एटम है या हर एक पोजीशन जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम रिक्वायर्ड है। फर्स्ट एंजाइम इज फॉस्फोलाइपेज ए। फॉस्फोलाइपेज A1, यानी ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि फॉस्फोलिपिड के ऊपर एक्ट करता है, दिस इज फॉस्फोलिपिड, और उसकी फर्स्ट पोजीशन पे फैटी एसिड को क्या करता है, रिलीज करता है। तो साइट ऑफ जो बॉन्ड ब्रेकेज है उसको जरूर देखिएगा। तो ये फॉस्फोलाइपेज है, इसने फैटी एसिड को रिलीज करना फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ये ब्रेक करेगा एक्चुअली ये वो बॉन्ड था ना जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा था। तो दिस इज द पोजीशन जहाँ पे आके ये अटैक करेगा और आपके पास यहाँ पे क्या होगा, फैटी एसिड अलग हो जाएगा और ये ग्लिसरॉल की जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे OH ग्रुप क्या हो जाएगा, वापस रीजनरेट हो जाएगा। तो फॉस्फोलाइपेज A1 हमेशा फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल की कार्बन नंबर 1 के साथ जो अटैच फैटी एसिड है उसको रिलीज करता है। ठीक है, सपोज आपसे ये कहा जाता है कि आपके पास एक रिएक्शन मिक्सचर है, उस रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास एक फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेटिडाइलकोलिन है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉस्फेटिडाइलकोलिन में यहाँ पे कोलिन प्रेजेंट होगी, और मैं आपसे कहती हूँ कि इसमें ग्लिसरॉल की जो फर्स्ट पोजीशन है उस फर्स्ट पोजीशन के साथ पाल्मिटिक एसिड अटैच है।
और सेकंड पोजीशन के साथ ओलिक एसिड अटैच है। तो आप कौन सा एंजाइम ऐसा यूज करोगे जिसको यूज करने के बाद आप पाल्मिटिक एसिड को रिलीज करवा सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि पाल्मिटिक एसिड अगर फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है तो फर्स्ट पोजीशन से फैटी एसिड को रिमूव कराने के लिए हमें फॉस्फोलाइपेज A1 रिक्वायर्ड है। तो आप फॉस्फोलाइपेज A1 को यूज करते हुए पाल्मिटिक एसिड को अलग कर दोगे और बाकी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। सेकेंड आपके पास एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज A2। ये फॉस्फोलाइपेज A2 अगर आपके पास कोई इसी तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड अगर प्रेजेंट है और इस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में यही कंपोजिशन आप दोबारा ऑब्जर्व करते हो कि आपके पास फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर एक एक फैटी एसिड है और थर्ड पोजीशन के ऊपर आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या चीज है, कोई हेड ग्रुप प्रेजेंट है, वो कोई सा भी हेड ग्रुप हो सकता है। एंड यू हैव एन एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2। दिस टाइम ये एंजाइम फर्स्ट पोजीशन को टारगेट नहीं करेगा बल्कि सेकंड पोजीशन को टारगेट करेगा, और यहाँ पे जो अटैच होगा फैटी एसिड उसको क्या कर देगा, ऐसा प्रोडक्ट रिलीज कर देगा। तो पहली पोजीशन के ऊपर जो फैटी एसिड अटैच था वो इंटैक्ट रहेगा, सिर्फ आपकी जो सेकंड पोजीशन है वो फ्री होगी, वहां से फैटी एसिड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो थर्ड पोजीशन है वो भी इंटैक्ट रहेगी, इस पे जो ग्रुप्स अटैच थे वो एज इट इज रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो हाइड्रोलिसिस है वो किस पोजीशन से हो रही है, सेकंड पोजीशन से हो रही है। तो हमेशा फॉस्फोलाइपेज A1 फर्स्ट पोजीशन को टारगेट करते हैं, फॉस्फोलाइपेज A2 सेकंड पोजीशन से ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये दोनों लिपिड्स किस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ईस्टर लिंकेज को, जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान प्रेजेंट है। इफ यू हैव एन एंजाइम फॉस्फोलाइपेज C, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज A1 फॉस्फोलाइपेज A2, ये मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। और नेक्स्ट एंजाइम जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ, दिस इज एक्चुअली फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम। इस फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम की जो क्लीवेज साइट है, ये क्लीवेज साइट अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है यहाँ से ग्लिसरॉल की थर्ड पोजीशन पे, जो फॉस्फेट के साथ इसका बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो आपसे कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड पे कोई फॉस्फोलाइपेज C एक्ट कर रहा है, तो ये C एक्चुअली यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद फॉस्फेट ग्रुप और हेड ग्रुप को कंबाइन यहाँ से रिलीज कर देगा। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो जस्ट लाइक दिस, तो दिस इज एक्चुअली अ ग्लिसरॉल जिसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे एक एक फैटी एसिड अटैच है, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट, और उसके बाद आपके पास जो है वो इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट अटैच था। तो अगर फॉस्फोलाइपेज C यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो आपके पास ग्लिसरॉल की थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा और हेड ग्रुप कंटेनिंग दिस फॉस्फेट, यहाँ पे आप देखते हो ये फॉस्फेट ग्रुप इसके स्ट्रक्चर में इनकार्पोरेट हो गया। ठीक है, तो फॉस्फोलाइपेज C हमेशा फॉस्फेट एंड हेड ग्रुप दोनों को इकट्ठे रिलीज करती है। ठीक है, तो इन 4 एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मैं इनसे बनने वाली प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ, बिकॉज अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपसे कहा जाए कि फॉस्फोलाइपेज A1 के अटैक के बाद क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी, तो आपको प्रोडक्ट्स का भी पता होना चाहिए। प्रोडक्ट से आप एंजाइम्स को आइडेंटिफाई करने के जो है वो ये मेथड्स आपने देखने। तो द लास्ट एंजाइम इज फॉस्फोलाइपेज D, और ये एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप का और हेड ग्रुप का जो लिंकेज है उसको टारगेट करता है। यानी इस केस में ना तो आपका फैटी एसिड रिलीज होगा फर्स्ट पोजीशन से, ना सेकंड पोजीशन से फैटी एसिड रिलीज होगा, और थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ यहाँ पे फॉस्फेट और हेड ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड है ये इसको कट करता है। तो आप अगर फॉस्फोलाइपेज D को यूज करते हो तो आपका बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हेड ग्रुप यहाँ पे रिलीज होगा। तो लेट्स सी वन बाय वन कि ये एंजाइम जो है ये एक्चुअली किस पोजीशन के ऊपर अटैक करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, ताकि अगर आप लोगों को किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स दी जाए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताएं कि इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि फॉस्फोलाइपेज A1 एक ऐसा एंजाइम है जो कि ईस्टर लिंकेज को ब्रेक करता है, और किस ईस्टर लिंकेज को ब्रेक करता है, बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, और इसको ब्रेक करने के बाद ये फैटी एसिड को और लाइसोफॉस्फोलिपिड को रिलीज कर देता है। लाइसोफॉस्फोलिपिड एक ऐसा लिपिड है, ऐसा फॉस्फोलिपिड है जिसकी लाइसिस हो चुकी है, किसी एक पोजीशन से फैटी एसिड वहां से क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। तो यू कैन सी हियर कि दिस इज अ स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे एक फैटी एसिड है, सेकंड पे फैटी एसिड है, थर्ड पे फॉस्फेट ग्रुप और हेड ग्रुप है,
और अगर आप यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज A1 को यूज करते हो तो A1 यहाँ से फर्स्ट पोजीशन से फैटी एसिड को रिलीज करेगा। जिस पर यहाँ पे A2 का रिएक्शन दिया हुआ है, बट अगर फॉस्फोलाइपेज A1 है तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से फैटी एसिड रिलीज होगा, सेकंड पोजीशन पे फैटी एसिड क्या होगा, अटैच रहेगा। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी, दिस प्रोडक्ट विल बी लाइसो फॉस्फोलिपिड प्लस फैटी एसिड। ठीक है, वो फैटी एसिड जो कार्बन नंबर 1 पे अटैच था। सिमिलरली अगर आपको जो है वो फॉस्फोलाइपेज A2 दिया जाता है और ये किसी फॉस्फोलिपिड के ऊपर एक्ट करता है, तो दिस टाइम ये आपके इस ईस्टर्न लिंकेज को टारगेट करेगा, जिसके बाद आपका एक फैटी एसिड रिलीज हो जाएगा और अगेन लाइसोफॉस्फोलिपिड बनेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये फॉस्फोलिपिड है, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है और फॉस्फोलाइपेज A2 यहाँ पे एंजाइम सपोज अननोन है, आपसे कहा जाता है कि यू हैव अ पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें दो कंपोनेंट्स है, एक तरफ लाइसोफॉस्फोलिपिड है और दूसरी तरफ आपके पास वो फैटी एसिड है जो कि पोजीशन 2 पे अटैच था, फैटी एसिड जो कि कार्बन 2 पे अटैच था। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस केस में आपका एंजाइम एक्चुअली फॉस्फोलाइपेज A2 था, जिसने सेकंड पोजीशन पे अटैच फैटी एसिड को रिलीज कराया, उस ईस्टर्न लिंकेज को ब्रेक किया जो कि कार्बन 2 ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड के दरमियान प्रेजेंट था और प्रोडक्ट में लाइसोफॉस्फोलिपिड और फ्री फैटी एसिड को प्रोड्यूस करा दी। सिमिलरली अगर आपके पास फॉस्फोलाइपेज C प्रेजेंट है, तो इस केस में आप जब रिएक्शन के बाद ऑब्जर्व करोगे, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करोगे, तो आप देखोगे कि आपके पास एक तरफ 1,2 डाइअसाइल ग्लिसरॉल होगा प्लस फॉस्फो हेड ग्रुप होगा, हेड ग्रुप कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप। अब 1,2 डाइअसाइल ग्लिसरॉल में से क्यों कह रही हूँ, फॉस्फोलाइपेज C एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बन 3 ऑफ ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ये आपके पास ग्लिसरॉल की कार्बन 1, 2 और 3 है और फॉस्फोलाइपेज C ने यहाँ पे ग्लिसरॉल की थर्ड पोजीशन और फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक किया। बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये पूरे का पूरा ग्रुप आपके पास एज अ प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इनोसिटोल 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट। पहले आपके पास ये बिस फॉस्फेट था जिसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच थे और ये वाला फॉस्फेट ग्रुप जो है ये ग्लिसरॉल के साथ अटैच था, लेकिन जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा आपके पास इस स्ट्रक्चर में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हो गए हैं, एक कार्बन 1 पे, 4 पे एंड 5 पे। सो दिस इज इनोसिटोल 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट। ठीक है, और पीछे आपके पास जो ये मेम्ब्रेन लिपिड है, इस लिपिड को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसमें फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक फैटी एसिड है, सेकंड पोजीशन पे फैटी एसिड है और थर्ड पोजीशन बिल्कुल फ्री है, उस पर ना तो कोई फॉस्फेट ग्रुप है और ना ही कोई और ग्रुप अटैच है। तो आप लोगों को याद होगा कि ऐसा ग्लिसरॉल जिसमें 2 फैटी एसिड अटैच होते थे, उस ग्लिसरॉल को मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि इस ग्लिसरॉल को हम डाइएसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। तो दिस ग्लिसरॉल इज एक्चुअली 1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो कि फॉस्फोलाइपेज C के अटैक के बाद आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और फाइनली अगर आपके पास एंजाइम फॉस्फोलाइपेज B एंजाइम प्रेजेंट है, तो दिस फॉस्फोलाइपेज B एंजाइम स्पेसिफिक, ये हमेशा बॉन्ड ब्रेक करता है बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड हेड ग्रुप। तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड ब्रेक होना है वो ये इन दो ग्रुप्स के दरमियान होगा, फॉस्फेट और हेड ग्रुप के दरमियान जो है वो बॉन्ड को क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है, यानी आपके पास ये हेड ग्रुप अलग हो जाएगा, कोलिन अलग हो जाएगी और पीछे आपके पास एक ऐसा ग्लिसरॉल होगा जिसकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक फैटी एसिड है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे भी एक फैटी एसिड है और थर्ड पोजीशन पे आपके पास एक फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। तो आप लोगों को याद होगा कि इस स्ट्रक्चर को हमने फॉस्फेटिडिक एसिड कहा था। ऐसा ग्लिसरॉल जिसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे फैटी एसिड और थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप हो, उसको क्या कहते हैं, फॉस्फेटिडिक एसिड। तो आपके पास फॉस्फेटिडिक एसिड हमेशा प्रोडक्ट में तभी आएंगे जब आपके पास फॉस्फोलाइपेज B जो है वो एक्ट करेगा, और 1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल तभी प्रोडक्ट में आएंगे जब आपके पास फॉस्फोलाइपेज C एक्ट करेगा। फॉस्फोलाइपेज A और A1 और फॉस्फोलाइपेज A2 की प्रोडक्ट सेम है, फैटी एसिड एंड लाइसोफॉस्फोलिपिड। ठीक है,
तो फॉस्फोलिपिड्स की डिग्रेडेशन हमने देख ली कि फॉस्फोलिपिड्स को डिग्रेड करने के लिए हमें फॉस्फोलाइपेजेस चाहिए होते हैं। ये फॉस्फोलाइपेजेस जो है वो 4 कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, A1, A2, फॉस्फोलाइपेज C एंड फॉस्फोलाइपेज C। ठीक है, और इन 4 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को यूज करते हुए हम कंप्लीटली किसी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के जो ऑल बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके ग्लिसरॉल के साथ जो जो ग्रुप्स अटैच हैं हमको 1 बाय 1 क्या करवा सकते हैं, रिलीज करवा सकते हैं, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप स्फिंगोलिपिड्स की बात करते हो तो स्फिंगोलिपिड्स में मैं गैंग्लियोसाइड की एग्जांपल लेके आप लोगों के सामने इस पॉइंट को क्लियर करूंगी कि एक्चुअली जो स्फिंगोलिपिड्स हैं इनकी डिग्रेडेशन आपके पास एक स्टेप वाइज प्रोसेस के थ्रू होती है। ठीक है, 1 बाय 1 आपके पास जो है वो पहले एक एंजाइम एक्ट करता है, वो एक कार्बोहाइड्रेट को रिमूव करता है, उसके बाद सेकंड एंजाइम आता है, वो दूसरे कार्बोहाइड्रेट को रिमूव करता है, और अल्टीमेटली आपके पास जो सीरामाइड है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर किसी भी एक एंजाइम में कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी वजह से आपके जो स्फिंगोलिपिड्स हैं उनकी डिग्रेडेशन का प्रोसेस है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसरप्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो लाइसोसोम है उसके अंदर वो खास किस्म के जो गैंग्लियोसाइट्स हैं वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनकी डिग्रेडेशन नहीं हो रही तो आपके पास वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये मल्टीपल जो है वो डिजीजेस कॉज करते हैं जिनको हम स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं। और ये स्टोरेज डिजीजेस इसके हैं बिकॉज इसमें कोई खास किस्म के जो लिपिड्स हैं वो आपके सेल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो गए हैं, बिकॉज उनको डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो किसी वजह से जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से अवेलेबल नहीं है। तो इस पाथवे को देख के परेशान नहीं होगा, सिर्फ मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल को क्लियर करना चाह रही हूँ। सपोज आपके पास ये कोई जो है वो गैंग्लियोसाइड है, इसे मैं गैंग्लियोसाइड इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो है वो सीरामाइड है, एक स्फिंगोलिपिड है। सीरामाइड आप लोगों को याद था एक ऐसा स्फिंगोलिपिड है जिसमें कोई हेड ग्रुप अटैच नहीं होता। तो सीरामाइड के साथ ये आपके पास यहाँ पे हेड ग्रुप है, और बिकॉज ये हेड ग्रुप ब्रांच हेड ग्रुप है तो इसको आप गैंग्लियोसाइड कहोगे। हमने ये चीज कही थी ना कि कार्बोहाइड्रेट अगर मोनोसेक्राइड होंगे तो सेरिब्रोसाइड, अगर वो लीनियर पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड होंगे और लिगोसेक्राइड होंगे तो इनको आप कहोगे ग्लोबोसाइड, और अगर आपके पास ब्रांच कार्बोहाइड्रेट होंगे तो ये गैंग्लियोसाइड होंगे। तो ये आपके पास स्पेसिफिकली कोई गैंग्लियोसाइड है, कोई सा भी जनरल जो है वो गैंग्लियोसाइड है जिसमें आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज अटैच है, गैलेक्टोज अटैच है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, अगेन गैलेक्टोज, और यहाँ पे न्यूरेमिक एसिड। ठीक है, इनकी ये आप यहाँ पे देख सकते हो कोड्स भी गिवन है। तो सपोज इस गैंग्लियोसाइड की डिग्रेडेशन होनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसोसोम में एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होगा जो कि इस सबसे एंड पे अटैच गैलेक्टोज को यहाँ से रिमूव करेगा। तो दिस एंजाइम इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम नॉर्मली क्या करता है, टर्मिनल पोजीशन पे जो ये गैलेक्टोज अटैच है इसको रिमूव कराता है और बाकी स्ट्रक्चर आपके पास एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिसमें आपके पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन एंड न्यूरेमिक एसिड अटैच होगा। जो टर्मिनल पोजीशन पर गैलेक्टोज है वो रिमूव हो गया। अगर किसी वजह से जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ये क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंजाइम अवेलेबल नहीं है, अगर गैंग्लियोसाइडेज किसी वजह से जो है वो म्यूटेटेड है या जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो इस गैंग्लियोसाइड की डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास एक डिजीज होना शुरू हो जाएगी जिसको आप क्या कहते हो, जनरलाइज्ड गैंग्लियोसाइडोसिस, यानी ऐसी डिजीज है जिसमें कोई भी गैंग्लियोसाइड जो है वो डिग्रेड नहीं हो सकता बिकॉज उसको ब्रेक करने वाला जो पहला एंजाइम है वो अवेलेबल है। इस डिजीज में गैंग्लियोसाइड लाइसोसोम में एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। बट अगर ये एंजाइम अवेलेबल है, गैलेक्टोज रिलीज होगी और ये प्रोडक्ट आएगी आपके पास जिसमें नेक्स्ट एंजाइम एक्ट करेगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट एंजाइम क्या है, दिस इज हेक्सोज अमाइनिडेज एंजाइम, यानी ये किसी भी जो मॉडिफाइड शुगर है, यहाँ पे आपके पास ये मॉडिफाइड शुगर गैलेक्टोज है एंड दिस इज नॉट ओनली गैलेक्टोज, दिस इज एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। ठीक है, तो ये अमाइनो शुगर है, एक्चुअली अमाइनो एंड एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो ये जो एंजाइम है विच इज हेक्सोज अमाइनिडेज, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि अमाइनो हेक्सोजिस का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो ये एंजाइम स्पेसिफिकली यहाँ पे गैलेक्टोज एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन को ब्रेक करवाता है। लेकिन अगर हेक्सोज अमाइनिडेज में कोई म्यूटेशन है तो उसकी वजह से आपके पास कौन सी डिजीज हो सकती है, tay sachs डिजीज हो सकती है। अगर एंजाइम अवेलेबल है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन यहाँ से रिलीज होगा और अगेन आपके पास ये चीज जो है ये प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट आपके पास एंजाइम है गैंग्लियोसाइड न्यूरामिनिडेज,
जो कि इस एन एसिटाइलम्यूरेमिक एसिड को यहाँ से रिलीज कराएगी, और पीछे आपके पास ये डायसेक्राइड बचेगा, जिसमें से गैलेक्टोज को रिमूव कराने के लिए अगेन पहला एंजाइम जो आपने डिस्कस किया था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पे ये एंजाइम रिक्वायर्ड होगा जो कि अगेन गैलेक्टोज को रिमूव कर देगा। और फाइनली ग्लूकोज को रिलीज कराने के लिए आपके पास एंजाइम है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, जो कि ग्लूकोज को रिलीज करा के फाइनली सीरामाइड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो अगर यहाँ पे भी आपके पास जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन होगी तो ये भी डिजीज कॉज करेगी। तो मैं